अनिल चौबे वो नाम, दिल्ली में पहली बार जब मैंने उन्हें सुना, मैंने कहा गीतों गज़लों के माहिर बहुत सारे लोग देखे हैं, वो उस विधा के तो माहिर हैं, कई सब्जेक्ट्स में पीएचडी करे हुए, बनारस का वो कवि जिसने देश विदेश में इस पताका को लहराया, छंदों के, मुक्तकों के, हर चीज के, व्याकरण के वो माहिर जिनसे तमाम कवि सुनते हैं, सीखते हैं। ऐसा मेरा भाई, उम्र में मेरे से जरूर छोटे हैं लेकिन मुझसे बहुत बड़े रचनाकार। मैं चाहता हूं अभी तक की जितनी तालियां बजी हैं, सर्वाधिक तालियां एक बार हाथ खड़े करके बजाइएगा अनिल चौबे जी के लिए। मैं किसी भ्रम में नहीं हूं कि आप मुझे सुनने आए हैं। क्योंकि कवि सम्मेलन का एक व्याकरण होता है कि एक आदमी को बनाया जाता है अघोषित अध्यक्ष। अध्यक्ष शब्द का अर्थ होता है धी मतलब बुद्धि, अक्ष मतलब आंख। धी अक्ष ध्यक्ष, न अध्यक्ष इसी अध्यक्ष। जिस व्यक्ति के पास बुद्धि और आंख न हो जब नए समास करेंगे तो अध्यक्ष होगा। मुझे बैठा के कितना बड़ा बड़ा सम्मान दिया गया। एक व्यक्ति सामने से उठ के कहे कि मैं तो केवल आपको सुनने आया हूँ। मुझे लगा कि मैं संजीवनी बूटी लेके चला था राम जी के पास, लेकिन रास्ता भटक गया, अयोध्या में आ गया। लेकिन संत रास्ता भी भटकता है तो अच्छे जगह पे ही आता है। इधर से तब तक एक भाई साहब उठे, ब्लॉक प्रमुख जी, चले गए क्या? नहीं, यहीं बैठे हैं सारे। इधर है। झूठ बोल रहे थे कि इनको ही सुनने आए, हमें भी तो सुनना है। नहीं, उनको बुलाइए, मैं उनका सम्मान करना चाहता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि अच्छा आप कितने भोले लोग हैं। हमारे पूर्वांचल के लोग भोले होते ही हैं, फिर भी इतने डॉक्टर लोग हैं, डॉक्टर भी कवि हैं तमाम, मतलब जिनको 12-13 घंटे मरीजों से छुट्टी नहीं मिलती, उसके बाद भी वो कविता लिखते हैं, कवि सम्मेलन कराते हैं। कितना भोला आदमी। कह रहा है मैं सुबह सुबह उठता हूँ तो पहले आपको सुनता हूँ। ये कितने भोले लोग, कितने सीधे लोग हैं। हमारे यहाँ कई लोगों को बीमारी है, वो सुबह उठते हैं तो गर्म पानी पीते हैं, कायम चूर्ण खाते हैं, तब वो बाथरूम में जाते हैं। और एक व्यक्ति यहाँ ऐसा फंसा है जो सुबह उठता है तो उसका पेट साफ नहीं होता, तो वो इसको सुनता है तो उसका पेट। हमको ये व्यक्ति वो बहुत अच्छा कवि है और बहुत बढ़िया कवि है, लेकिन दिक्कत यह है कि उसकी शादी नहीं हुई है। वो कुंवारा व्यक्ति है। कुंवारा हर व्यक्ति को चांद अच्छा लगता है, चांद पे पानी दिखता है। अभी विवाह हो जाएगा तो फिर आटा का दाम पता चलेगा, दाल का पता चलेगा, वो सब समझ में आएगा। तो अच्छा है। अच्छा, इसके हर भोले मुक्तक पे खूब बढ़िया लिखा है, लेकिन आप ध्यान लगा के नहीं सुन रहे थे। ध्यान नहीं, लेकिन मेरी बाहों में नहीं आई। और उधर से एक व्यक्ति उछल के ताली बजा रहा था। आप सोचिए कौन सी बड़ी बात है, बाहों में नहीं आई। प्रेमिका बहुत मोटी थी इसलिए इसके बाहों में नहीं आई। मैं उसको जवाब देता हूं, जो हमारे प्रिय, सबसे मेरे प्राणों के प्रिय स्वयं श्रीवास्तव के बाहों में नहीं आई, तू जा दुनिया भर के बाहों में आएगी। ओए, वो पैसा नहीं देंगे, उनका फोटो इतना खींच रहे। हाँ, तो उन्हीं को खींचिए। मैं भी कुछ थोड़ा सा सुनाने की कोशिश करता हूँ। सुनाना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन अब बैठे बैठे इतना देर मैं बैठता नहीं हूँ कहीं, लेकिन लोगों ने बैठा दिया, हमारे इंस्पेक्टर साहब। और हर भोलेपन पे आपने ताली बजाई, हर भोलेपन पे। मैं देख रहा हूँ विश्व में कहीं इतने सीधे साधे सज्जन श्रोता नहीं मिलते। इन्हें कहा कि मैं कविता पढ़ने चलता हूँ। मैंने कहा डार्लिंग, तो पत्नी ने आके टीका लगाया। इनकी पत्नी हमारी पत्नी एक ही जिले की है। हम यदि कह दे पत्नी को डार्लिंग तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमने कहा भैया इंस्पेक्टर हैं, इतने बड़े आदमी हैं, जब भी डार्लिंग कहते हैं तो वो टीका लगाती है, कहे कि वो बहुत सीधी सादी है।
इंस्पेक्टर साहब छोड़िए ना, मोहल्ले का कोई डार्लिंग कह दे तो भी वो टीका लगा के विदा करती है, वो सामान्य से आदमी नहीं। तो बढ़िया हो गया। अच्छा। आश्चर्य तो तब हुआ, अच्छा इनको जलन हो रही है, पहली बार कोई खूबसूरत लड़की मेरे पास बैठी तो इसको जलन होने लगी। भाई देखो दादा 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 के पास, हाँ। दादा के पास, दादा के पास। अब हम क्या करें, हमारी व्यवस्था नहीं है साहब, आप लोगों ने बैठा, हम तो इस उम्र में चल रहे हैं हाँ। कि जानबूझ के भी किसी को आई लव यू कह दे तो वो लड़की कहती है दादा तुम आशीर्वाद दो। हमारा कभी इस तरह का कोई चरित्र रहा ही नहीं। आप देखिए कोई व्यक्ति अपना कीमती जेवर उसी बैंक के लाकर में रखता है जिस पर विश्वास हो। संस्था ने इसलिए खूबसूरत चीज को हमारे पास बैठाया कि ये देश का सबसे चरित्रवान व्यक्ति है। लेकिन इस लड़की से मुझे शिकायत है, क्योंकि अभी हमसे 2-3-4 दिन छोटी है, तो इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि 16 सोमवार और ये लड़कियाँ 16 सोमवार करती हैं पुरुषों के लिए, ये सब प्राचीन बातें हैं, ये कोई नहीं करता। आज भी तुम ये गलत धारणा निकाल दो व्रत तुरत करने की। आज केवल तुम मन से इच्छा जाहिर करो। अभी तुम यहाँ कहो कि मुझे शादी करनी है, 50 लोग तैयार हो जाएंगे कि हम हैं। वो सोमवार वाली बात नहीं, ये सब भरमाने वाले। और आपको बता दे रहा हूँ, सब लोग जो है भरम पे ताली मत बजाइए, बुद्धि लगा के ताली बजाइए और बुद्धि लगा के कविता सुनिए। सीधी सादी, इतना सरल सज्जन होना भी ठीक नहीं है कि आप तमाम कवियों को बैठाए दें और कह दें कि हम तो केवल एक आदमी को सुनने आए हैं। शादी नहीं है उसकी, ले जाइए अपने घर रखिए, इतना प्यार करते हैं तो हम किस लिए आए? क्या बात है। एक की कविता सुनेंगे, हमको केवल मतलब हम वैसे ही पंडित हैं केवल। लेकिन बहुत बढ़िया, अरे कुछ भी नहीं, अब बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन हुआ। वो तो मैं थोड़ा सा अध्यक्ष होने के नाते सबके विषय में कह दिया, वरना मैं आपको कहना छोड़ दिया हूँ। अल्लाह कहते हैं, भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, भगवान कहते हैं, इसी को मान कहते हैं, इसे सम्मान कहते हैं। हम जो यहाँ मिलजुल के बैठे हैं इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। सम्मेलन आपने किया, बहुत अच्छा किया, और इसी तरह से आप कभी सम्मेलन करते रहें। और चले गए ब्लॉक प्रमुख साहब, हमारे एक भाई हैं, वो भी थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं लेकिन ब्लॉक प्रमुख हैं। अच्छा, वो चूँकि मेरा थोड़ा सा गांव के लोग पहचानते हैं, 2-4 लोग, बहुत छोटा सा नाम है हमारा भी, तो वो अब मेरे नाम पर के ऊपर चढ़ने के लिए कहीं भी कोई आयोजन होता तो आगे बैठते हैं और हमेशा कहेंगे मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ। उनकी आदत है, वो ससुराल भी गए तो कहे ब्लॉक प्रमुख हूँ, कोई कहे कि जीजा बैठी तो कहे चुप मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ। हर बात पे कहते थे ब्लॉक प्रमुख। कोरोना काल में चावल दाल लेके गाड़ी से लाद के बनारस आए, इधर से जब जा रहे थे तो देवरिया के पास से कुछ जंगल होके गुजरता है, वहाँ गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी खराब हो गई तो अब जाएं कहाँ? 1-8 किलोमीटर इधर उधर गए गाड़ी बनवाने के लिए तो कोई मिला नहीं। एक सुनसान जगह पे एक झोपड़ी थी, वहाँ एक दिया जल रहा था तेल में, वहाँ गए तो कहे कि मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ, मुझे रात भर का समय दे दीजिए रात गुजारने के लिए। उसने महिला ने कहा कि देखिए मैं अकेली महिला हूँ, इस जंगल में, यहाँ घर है कोई है नहीं, मैं कैसे आपको रहने दूँ? तो कहा देखिए मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ, हमारे पर आप विश्वास कीजिए। बड़ा मनाए तो महिला ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, रुक जाइए। चूँकि लेट से वहाँ पहुँचे थे तो रात हो गई थी। जगे तो ये थोड़ा देर से जगे, महिला पहले जग गई। पहले जग गई तो मुर्गी पाली थी, मुर्गियों को दाना दे रही थी। उठे तो कहे कि देखिए मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ,
आप ये बताइए, ये जो इतने ये कितने मुर्गे हैं, कितने मुर्गियां हैं? महिला ने कहा कि देखिए इसमें 25 मुर्गियां हैं और 5 मुर्गे हैं। तो कहे कि ये तो गणित गलत है, 25 मुर्गियों के बीच में 5 मुर्गे, मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ, सही सही बताइए कि क्या स्थिति है। महिला ने कहा देखिए ब्लॉक प्रमुख साहब, वास्तविकता ये है कि 5 मुर्गों में मुर्गा एक ही है, 4 ठे ब्लॉक प्रमुख है। तो ब्लॉक प्रमुख साहब निकल गए। ब्लॉक प्रमुख, शुक्र है जिला अध्यक्ष नहीं थे। जायसवाल साहब सुनिए, जो लोग बेवकूफ़ समझते हैं ना, वो गच्चे खा जाते हैं। क्योंकि ईश्वर का बनाया हुआ मुंह है, उतना खूबसूरत नहीं बना पाया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। सियासत आ गई होती, ओहो, सियासत आ गई होती तो रहबर हो गए होते। सियासत आ गई होती तो रहबर हो गए होते, जरा सी चमचई आती तो घरवर हो गए होते। किसी के प्यार में पड़ के हम ऐसे हो गए, वरना अभी बीजेपी में रहते गवर्नर हो गए हो। कभी मैं वास्तव में बहुत बड़ा हूँ, लेकिन चूंकि बहुत दुनियादारी नहीं आती है, इसलिए जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा हूँ। भाई हमारे चांद पे सुना रहे थे, हमने चांद को कैसे देखा। मैं यथार्थ लिखता हूँ, जो देखता हूँ वही लिखता हूँ। कि आशिकों ने जिस चांद के खातिर, आशिकों ने जिस चांद की खातिर फ्रेंड को भी अनफ्रेंड किया है। आशिकों ने जिस चांद के खातिर फ्रेंड को भी अनफ्रेंड किया है वही चांद तो उबड़ खाबड़, देखिए फोटो भी सेंड किया है। कि चांद सी है महबूबा मेरी, जिसे शायरों ने खूब ट्रेंड किया है। भारत ने उसी चांद के ऊपर विक्रम रोवर लैंड किया। क्या बात है, वाह वाह वाह। चांद के ऊपर विक्रम रोवर लैंड। भाई बुरा न मानना, मैं अरे सर कमाल कर रहे हो आप, चौबे जी गजब, जोरदार तालियां सर के लिए। अनिल भाई हमारे जिंदाबाद। मैं आपको बहुत, जैसे आपको लग रहा था कि आज इसके भाग्य में कैसे मतलब अंगूर है, वैसे मुझे भी आपको देख के ईर्ष्या तो होती है कि भगवान ने आपके जैसा सुंदर मुझे क्यों नहीं बनाया। क्योंकि ये मेरा उसमें कोई हाथ नहीं है, भगवान की कृपा है। सबको सब चीज़ नहीं मिलता है, इसलिए आपको सुंदरता मिली, कंठ मिला, लिखने का कला मिला, तो बाकी चीज़ मुझे नहीं मिली। और मुझे ज्ञान मिला, विद्या मिली, डिग्री मिली, तो वो चीज़ आपको नहीं मिली। तो ये सब भगवान की देन है, तो सबको नहीं देता है। तो इसमें आपको एक चीज़ सुनाता है, सुनिए। एक चंद और सुनिए। 110 बरस में जो कविताएं नहीं लिखी गई, मैं वो कविताएं लिखता हूँ। सर मत हिलाइए, ये यथार्थ है। एक रचना सुन लीजिए। पहले लाइन में केवल क आएगा। तुलसीदास हमारे यहाँ थे, बहुत परेशान किया आप जैसे श्रोताओं ने। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। बहुत परेशान किया था। सब जाके उनसे अर्थ पूछते थे कि रामचंद्र जी अयोध्या में हैं, तो आप यहाँ बैठ के क्यों लिख रहे हैं। कहे कि जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे देखने के लिए। आप ही के चलते तुलसीदास यहाँ नहीं आए, वरना वादा से ये नज़दीक था, यहाँ आए होते। उनको बर्दाश्त करने की क्षमता हमारे में ही थी। हाँ, पहली लाइन में क आएगा तो दूसरी लाइन में क नहीं आएगा, ख आएगा। और तीसरी लाइन में ग आएगा तो ऊपर क ख नहीं आएगा,
चौथी में घ आएगा तो क ख ग ये चारों वर्ण नहीं आएंगे। 100 बरस पहले किताबों में उदाहरण में लिखा गया है वर्ण शोक घनाक्षरी, जिसमें एक एक वर्ण का शोक हो रहा है, वो वर्ण समाप्त होते जा रहे हैं। शब्द निरर्थक नहीं होने चाहिए, शब्द सार्थक होने चाहिए, उसके अर्थ भी निकलने चाहिए। और नियम ये है कि पहले चरण में आ गया तो दूसरे चरण में उसको नहीं आना है। अब प्रयोग देखिए, स्वागत सर। कि कमनीय काया केतकी कनेर कुसुम से कर्ण फूल कान की बनाती वृष भानुजा। राधा जी किसी पेड़ के नीचे बैठी हैं और फूल तोड़ के कान की बाली बना रही क्या हैं। बात है, वाह। कमनीय काया केतकी कनेर कुसुम से कर्ण फूल कान की बनाती वृष भानुजा। खंजन नयन खुशी खुशी खास खोज लेंगे, चूड़ियां बजो न समझाती वृष भानुजा। कि गर्वित गोपाल गोर गोर बहिया मरोर, देते हैं गोपाल समझाती वृष भानुजा। और घेर घेर कमनीय काया केतकी कनेर कुसुम से कर्ण फूल कान की बनाती वृष भानुजा। और खंजन नयन खुशी खुशी खास खोज लेंगे, चूड़ियां बजो न समझाती वृष भानुजा। कि गोर गोर बहिया मरोर, देते हैं गोपाल गोर गोर गर्वित गुमानी समझाती वृष भानुजा। ओ घेर घेरी घूंघटा उघारी घट फोर देत, जब जमुना जब पन घट पर जाती वृष भानुजा। क्या बात है, क्या बात। श्रृंगार का श्री 500 रुपए दिए थे मैंने, मेरी बड़ाई कर दी। इसने 200 रुपए की करी है, 300 रुपए बाकी रह गए। दादा वो आपने कहा था 300 ऑनलाइन करेंगे, वो अभी मिले नहीं है। मैंने 500 रुपए दिए थे, 200 की बड़ाई करी। मैंने कहा 300 की और कर दियो भाई। बोला 300 रुपए की ताली बजा देंगे, एक बार 300 रुपए की ताली बजा देंगे। बहुत बढ़िया, लेकिन अच्छा लगा, राम की इस धरती पर आया, पहली बार इस तरफ आया और बहुत तारीफ करी। देश के विदेशों में गए, अनिल अगरवंशी देश के कोने कोने में गए। असल में हम कभी झूठ भी बहुत बोलते हैं, एक दूसरे की बड़ाई करना, स्वयं श्रीवास्तव अंतर्राष्ट्रीय कवि, ये वो कुछ नहीं भाई साहब। हाँ। मुमताज नसीम विदेशों में, ये वो कुछ नहीं। ये बैठे SHO साहब, कुछ नहीं भाई साहब, कोई फायदा नहीं। झूठी से झूठी बड़ाई हम लोग करते हैं। मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूँ, यह है निर्भीक जी। अब अच्छा लिखने लगा। मैंने इसको 10 साल पहले फोन करा, मैंने कहा अबे भाई कहाँ? बोला अमेरिका। मैं किस लिए? बोला गवर्नमेंट ने भेजा कविता पाठ के लिए। मैं साला आज तक कभी झांसी में नहीं गया, तो अमेरिका पहुंच गया। ये झूठ पे झूठ भाई साहब। मैंने फिर फोन करा 1 महीने बाद, मैंने कहा अबे कहाँ? बोला स्विट्जरलैंड। मैं पिछली बार अमेरिका यार, अब की बार स्विट्जरलैंड। मेरे को शक हो गया। मैं घर गया, घंटी बजाई, इनका बेटा आया। मैं बोला पापा कहाँ है? बोला अंदर मम्मी के साथ बर्तन मांज रहे हैं। मैंने वहीं से टेलीफोन करा, मैंने कहा अबे कहाँ? बोला कनाडा। तू कहाँ? मैंने कहा दरवाजा खोल, कनाडा के बाहर खड़ा हूँ। बजाओ एक बार ताली। हाँ, ये हम झूठ एक दूसरे की तारीफ। अनिल अगरवंशी देश के कोने कोने में गए, मैं आज तक कोने में नहीं गया भाई साहब। मैं किसी ने कोने में जाऊं तो यहाँ दिल्ली में, यहाँ कविता पाठ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है अम्बेडकर नगर में। ये बैठा सर्वेश मणि। हाँ। बोला अनिल भाई पैसे नहीं है यार, अब कोरोना का टाइम आ गया, क्या करूं? कविता कोई नहीं सुन रहा। मैंने कहा दिल्ली आ जा। बोला दिल्ली क्या करूंगा? मैंने कहा कुछ नहीं, 500 रुपए रोज दिलवा दूंगा, काम मेरे पास भी नहीं है। बोला कुछ भी दिलवा दो, इस टाइम कविता पाठ नहीं हो रहे। मैं दिल्ली आ जा। बोला करना क्या है? मतलब बुरा मत मानियो, हमारे यहाँ सर्कस लगती है। उनका भालू मर गया। बोला भालू मर गया, मेरे को क्या करना? मैं भालू बन के नाचना और क्या? बोला यार लोग क्या कहेंगे, इंटरनेशनल कवि भालू बन के नाच रहा। अरे मैंने कहा नकाब पहन के नाचना यार, इसमें क्या दिक्कत है? नकाब ओढ़ लियो। बोला करना क्या है? मैं कुछ नहीं, बाड़े में कूदना है, बस डांस दिखाना, लोग खुश हो जाएंगे। बोला अनिल भाई आ रहा हूँ। ये आया, आके वहां पर भालू के नकाब पहन के कूदने लगा भाई साहब। ये जोश जोश में इतनी जोर से कूदा, बराबर में शेर का बाड़ा था, उसमें जाके गिर गया भाई साहब। अब शेर को देखते ही इनकी घिग्गी बंद गई भाई साहब। ये जंगल के राजा माफ कर दो, मैं कोई भालू वालू नहीं हूं, नकाब उतार के फेंक दिया। बोला मैं कवि सर्वेश मणि हूं। शेर ने भी नकाब उतार के फेंक दिया। बोला मैं भी कोई शेर वेर नहीं हूं, मैं भी अनिल अगरवंशी हूं। बजाओ मिलकर एक बार ताली सारे मिलकर। बहुत अच्छे। सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। मोदी जी हमारे देश के बड़े नेता हैं, जहां जाते हैं मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी को अपने साथ ले जाते हैं। खास तौर से शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें दिखाते हैं शपथ ग्रहण समारोह कैसे होता है।
और अपने सामने ऐसे बिठा देते हैं जैसे मिथिलेश भाई बैठे हैं और बराबर में दाऊ जी बैठे हैं, और एक ही बात कहते हैं, मित्रों आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां कहीं भी हूं, इन दोनों की वजह से हूं, और ये दोनों जहां कहीं है मेरी वजह से। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं, और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी ये साइकिल चलाने नहीं दूंगा। कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़, जेंट्स वाला कर इसको, लेडीज वाला पढ़ाइए। कि अमित शाह रहने दे चल, अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं। मोदी जी बड़े देश के नेता हैं सर, जापान गए 2 लाख करोड़ का लोन लेकर आए। कितना? 2 लाख करोड़ का, बदले में दे के आए गीता माता। गीता माता का मोल अनमोल है, उनकी समझ में आए तो गीता माता तार देती है। 2 लाख करोड़ का लोन लेकर आए जापान से मोदी जी, बदले में दे के आए गीता की पुस्तक गीता माता। 50 साल का लोन है सर। 50 साल बाद जब वो लोन नहीं पहुंचेगा तो गीता माता को खोल कर देखेंगे क्या लिखा इसमें। उसमें लिखा होगा क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, जो आस तुम्हारा है कल किसी कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं, और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी ये साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और अब योगी जी का बयान याद करना, जब वो बने थे, मस्ती की बात है, और आपकी तालियां उठे, अभी तक की बेहतरीन तालियां चाहता हूं कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं, और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं। क्या बात है सर, ये आपका प्यार अद्भुत, मस्ती की बात है सर। पूछा एक बार, हाँ एंटी रोमियो की बात, पिटा है क्या? एक से एक लोग बैठे हैं, मस्ती में रहना चाहिए साहब, कोई टेंशन नहीं है। और हम किस लिए टेंशन ले साहब, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं, ये सोचते हैं बड़े होशियार आदमी है। मैं यहाँ पीछे अम्बेडकर नगर इनके वहां थाने में आया था भाई साहब, इनका जो सब इंस्पेक्टर था, जो इनका सिपाही था, इनसे कई गुना होशियार आदमी है जी वो। मैं आया, बोले अरे जाओ सर, अनिल अग्रवंशी आए हैं, चाय वाय लाओ, चाय वाय लेकर आए। इतने में सिपाही आ गया, बोले सर इंस्पेक्टर साहब छुट्टी चाहिए। बोला छुट्टी नहीं दे सकता मैं, बहुत जरूरी काम है। क्यों, यहाँ कौन काम करेगा? बोला जी आप भी तो। बोला नहीं मेरे को तो कभी सम्मेलन में जाना होता है। तू क्या करेगा? बोला जी मेरे को छुट्टी चाहिए। बोले छुट्टी नहीं मिल सकती। बोला जी छुट्टी तो मैं लेके रहूंगा क्योंकि मेरे घर में बहुत जरूरी काम है, बहन की शादी है। अब ये होशियार आदमी, इन्होंने सोचा ऐसा प्रश्न कर दे जो, बोले प्रश्न का उत्तर दे दिया तो छुट्टी दे दूंगा वरना नहीं। बोला प्रश्न कुछ भी बूझ लो। इन्होंने उससे प्रश्न पूछा, ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? अब इस बात का छुट्टी से कोई लेना देना है भाई साहब? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोला जी बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दी थी। बोले ले जाए कफ्ते की लिए, कोई दिक्कत नहीं। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पाकिस्तान निपटाना था सर। ये वीर रस के कभी पाकिस्तान को निपटाते हैं कि 1 घंटे के अंदर पाकिस्तान में झंडे गाड़ दो इंच पे, ये कर दो। अरे इतने डंडे कहां से लाओगे तुम जो झंडे गाड़ दो? ये पाकिस्तान को निपटाते हैं। मैं भाई साहब 2 मिनट में निपटा देता हूं पाकिस्तान को। स्वागत है। स्वागत क्या, अभी देख फैसला कर देंगे इस बार आर पार में। हाँ नहीं डरो मत, मैं वैसे ही चीख रहा हूं। फैसला मिथिलेश जी सोच रहे हैं यार ऐसे तो मिनी निपटाते जैसे निपटा रहा। फैसला कर देंगे इस बार आर पार में, लाहौर और कराची को मिला देंगे दिल्ली एनसीआर में। बहुत अच्छा। 1-1 घंटा लगा देते हैं। चाइना निपटाना, पाकिस्तान निपटाना। वीरस के कवि, ये पहले वीरस लिखता था। हाँ। इसका वीरस मैंने हटवाया भाई साहब। मैंने कहा तू गीत पढ़ाकर वीरस मत पढ़ाकर। बोला नहीं अनिल भाई मेरे दिल में ज्वाला जाग गई, वीरस में बहुत तालियां मिलती है। अब है निर्भीक कितनी तालियां ले जाता, मैं भी वीरस लिखूंगा। मैं लिख तो 1 लाइन लिखी इसने, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। मैंने कहा अगली लाइन तो बोल। बोला अगली नहीं बस यही सुन, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। मैं तेरे गलत वैक्सीन लग गई कोरोना के टाइम में, नहीं माना। सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। लुगाई ने 1 कान पे दिया, बोली पहले पजामा बदल ले। सुबह से उल्टा पहना हुआ। तो अपने अपने रस में पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। क्या जरूरत है भाई साहब?
चाइना के लोगों से डरते हैं, वीर रस के। चाइना के लोग, चाइना क्या करेगा चाइना हमारा? 4-4 फुट के लोग चाइना के हैं। जितने चाइना के टोटल लोग होते हैं ना, उतना तो हमारा ये स्वयं श्रीवास्तव कुआ पूजन पे था। कुछ नहीं कर सकता चाइना हमारा सर, कुछ नहीं। इतनी इतनी सी आंखें उनकी, जितनी उनकी टोटल आंखें ना, इतनी मोदी खोल के सोता है। तालियां थोड़ी सी साहब। पाकिस्तान को निपटा रहा हूं मैं, और ऐसा निपटाएंगे जिसको सुनो। 5 लोग लेने थे पाकिस्तान को निपटाने के लिए, 5, मेरे खैर 6 उंगली तो 5 समझना आप, ऐसे 5 निपटाने थे। अरे जब कुदरत ने दी 6 तो मैं गलती से 6 का हाथ उठा दिया। ये 5 लोग लेने थे टीम में, 5 उनमें से पाकिस्तान को निपटाना था। 4 लोग को सिलेक्ट करना था। 5 बड़ी ज्यूरी बैठी, कौन निपटाएगा? नंबर 1 बोले बाबा रामदेव निपटाएगा। अरे बोला बाबा रामदेव के बस की पाकिस्तान को निपटाना है क्या? बोला यार निपटा देंगे, इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपति निपटा दिए। बोले नंबर 2, बोले केजरीवाल को रख लो, केजरीवाल निपटा देगा। एक बोला यार केजरीवाल नहीं निपटा सकता, उसके बस की नहीं है। बोला टीम में तो रख लो, निपटाएगा नहीं, कम से कम दुखी तो कर देगा। नंबर 3 बोले राहुल गांधी जी को रख लो पाकिस्तान निपटाने के लिए। बोला राहुल जी के बस की नहीं है। बोला यार निपटा देंगे, इन्होंने 125 साल पुरानी कांग्रेस निपटा दी। बोले नंबर 4 मोदी जी को रख लो। बोले रख लो, मोदी जी निपटा देंगे। 5 आदमी लेने थे साहब, उसमें से 4 सेलेक्ट करने थे। 5वां आदमी अगर आपको पसंद आ जाए और आपको लगे कि मैं सच बोल रहा हूं, तुम भी सुन लो 6 के 6, तो ताली ऐसी बजा देना। 5वां आदमी मिथिलेश सर। तुम लेडीज की तरह क्यों चीख रहे हो? शुरू से ही ऐसे हो या अभी हो? अब सुनो सर, 5वां आदमी अनिल अग्रवंशी सर। क्या बात है, ये 4 लोगों ने ताली नहीं बजाई। ये सब भाई साहब 5 लोगों ने कैसे निपटाया पाकिस्तान, वो सुन लो अपने छंद के माध्यम से। सुनना चौबे साहब, छंद के बड़े गुरु बैठे हैं कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। वो एक दोस्त आया मेरे पास रोते हुए, बोला यार दादाजी मर गए। मैं क्या हुआ, रो क्यों रहा है? दादाजी गुजर गए तो सबके दादाजी गुजरेंगे। बोला यार बेमौत मर गए। मैं कैसे? बोला रामदेव ने मरवा दिया। मैं तेरे दादाजी रामदेव जी ने कैसे मरवा दिया? बोला यार टीवी के सामने योग सीख रहे थे सुबह 4 बजे। दादा मेरे भोले भाले, बाबा टीवी में से बोले सांस खींचो, दादाजी ने खींच ली। बाबा बोला और खींचो, दादाजी ने यहां तक खींच ली। इतनी देर में यार लाइट चली गई। लाइट गई है भाई, ताली बजाओ। थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया, इतनी देर में लाइट आ गई। बाबा रामदेव टीवी से बोल रहे थे कि इस प्रकार से तमाम रोगों का निवारण किया जाता है। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो थूक क्या है इतनी दूर वहां पर? रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। केजरी कैसे बोले केजरीवाल साहब? और केजू बोले अपने ही मफलर से तेरा मैं घोंट दूंगा गला और दबा के मार डालूंगा। कवि कैसे मारेगा? और आपकी तालियां कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना। लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। और अब आपकी आकाश बड़तालियां मोदी जी के लिए कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। और मोदी बोले 56 इंची सीने की कसम मुझे 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा, 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा। मेरी पत्नी से मेरा झगड़ा हो गया अभी पिछले, मेरे को सवेरे जाना था। अब सवेरे सवेरे क्या होता है कि भूख लगती है, 4-5 बजे जा रहे होते तो रोटी बांध के दे देती थी, खा लेता था मैं 2 ब्रेड तो निकल जाता था। रात को झगड़ा हो गया, वो भी सो गई मैं भी सो गया। सुबह मैं गुस्से में उठा, भाई साहब 2 ब्रेड ली, लगाई चटनी, अपने चला गया और रास्ते तक पहुंच गया, मेरठ तक पहुंच गया। तो वाइफ का रास्ते में फोन आया कि फ्रिज में मेहंदी भिगो के रखी थी, वो कहां गई? मतलब ब्रेड पे मेहंदी लगा के निकल गया। भाई साहब मैं क्या करूं? हम लोग कभी ऐसा कुछ नहीं करते। 7वें मंजिल पे मेरा घर है दिल्ली में। रात को 2:30 बजे शोर मच गया नीचे, 15 लोग इकट्ठे हो गए। मैं नीचे चला गया रात को 2:30 बजे। मैंने कहा क्या हो गया भाई साहब क्या हो गया? बोले आप अंतर्राष्ट्रीय कवि हो, आप ना अनिल भाई ध्यान से रहना, पानी की टंकी में किसी ने जहर मिला दिया।
मैंने कहा जहर मिला दिया? बोले हाँ। मैं 2.5-1 घंटे बाद वापस कमरे में पहुंचा, वाइफ की भी आंख खुल गई। बोले क्या हुआ? मैं कुछ नहीं, तू पानी पी के सो जा। हमारे मन में भाई कोई खोट नहीं है, हम खाएंगे उदासी समझेंगे, हम तो बहुत इज्जत करते हैं। 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं, मैं अपनी भी 4 पंक्तियां देता हूं। हम बेटियों को गर्भ में मार देते हैं, तब कहना चाहता हूं, कहां गई पुलिस दीदी? बैठी थी पुलिस वाली। आपको समर्पित करता हूं, सुनिएगा, आप बड़ी मेहनत करते हो, जितनी बहन बेटियां बैठी हैं सबको समर्पित करता हूं। गर्भ में मार देते हैं बेटियों को, तब 4 पंक्तियां कहता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, और ये झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती। ये झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, लता हो कल्पना या सानिया मैरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती? असंभव क्या है? कौन सा काम जो महिला नहीं कर सकती? हमारे बीच में एक ऐसा कवि स्वयं श्रीवास्तव, मेरे देखते 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 जिसने पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नाम कमा लिया। हर व्यक्ति उनकी धुन गुनगुनाता है, उनके मुक्तक गुनगुनाता है, उनके लहजा गुनगुनाता है। ऐसा मेरा छोटा भाई स्वयं श्रीवास्तव कि जल गया मैं तो फिर बचा ही क्या है। हौसला रखना, हौसले की बात करी प्रीति ने कि जल गया मैं तो फिर बचा ही क्या है। अरे बच गया मैं तो फिर जला ही क्या है। जल गया घर तो फिर बचा ही क्या है, जल गया घर तो बचा ही क्या है, बच गया मैं तो जला ही क्या है। और अपनी मेहनत से संवरती है तकदीरें, वरना हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है। साहब कभी को उन्होंने ऐसे मुक्तक पढ़े। कभी प्रगल जी की 4 पंक्तियां याद आती हैं। अशोक चक्रधर जी के पिताजी थे, बेहतरीन पढ़ते थे कि दिन के उजेरे में ना काम करो कोई। भैया जरा सुनो यार, दिन के उजेरे में ना कोई ऐसा काम करो, दिन के उजेरे में कोई ऐसा ना तुम काम करो, नींद नहीं आए तुम्हें रात के अंधेरे में, और रात के अंधेरे में ना कोई ऐसा काम करो मुंह जो छिपाना पड़े दिन के उजेरे में। अद्भुत बातें उनकी अद्भुत लाई रहती थी। ऐसा मेरा एक छोटा भाई जिसकी कविता के, जिसके मुक्तक के पूरा देश दीवाना है। इतनी छोटी उम्र में इतना तरक्की करना, उसके बाद भी इतना विनम्र व्यक्ति, इतना विनम्र है। उसने 15 काजू आती खाए, इतना विनम्र आदमी है। भूख लग, मैंने जैसे उसको पूछा, उसको भूख भी नहीं थी, उसके बाद भी लगातार वो खाता रहा। ऐसा मेरा प्यारा भाई, विनम्रता का प्रतीक, और लगातार मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। मैं इतनी तारीफ भी कर रहा हूँ, उसके बाद भी मेरी तरफ नहीं देख रहा। मेरा छोटा भाई है। ये हंसी ठिठोली की बात कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ आपको, जब आप उस भाई के मुक्तक सुनेंगे आपकी तालियां आसमान छुएंगी। सारा सदन जोरदार तालियां बजाएं। स्वयं श्रीनिवास को 70 सालों में राजनीति मिलके पूरा देश खा गई कि तो दिक्कत नहीं है। मैंने 15 काजू खा लिए तो उनको दिक्कत हो रही है। कई बार आदमी को जो है गन थमा दिया तो उसको पता नहीं चलता कि इसका करना क्या है। हमारे धर्मराज भैया के साथ यही है। बहुत अच्छा है। दिन में सोचते हैं कि थानेदार हो जाए, रात में कवि हो जाए। अभी हमारे डॉक्टर साहब आए थे। कितना बड़ा दिल होता है कवियों का। हम एक कार्यक्रम में गए भैया, तो एक तहसीलदार साहब आए, तो आयोजक ने कहा कि इनको कविता पढ़ा दो, अच्छी कविता पढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि ये तहसीलदार हैं, इनको हम कवि बना दें, और हमने बना भी दिया। लेकिन आज तक कोई कवि किसी तहसीलदार के ऑफिस गया और उसको तहसीलदार बना दिया गया हो तो मैं तो नहीं समझता। कितना बड़ा दिल कवियों का ही हो सकता है। बढ़िया देश में माहौल चल रहा है। अभी बिहार में चुनाव हुआ है, उसके बाद जो आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार में जो फूट पड़ी है, तो मुझे बाबा जी याद आए। उन्होंने कहा कि कटोगे तो बटोगे, है ना। तो वही स्थिति हो गई उनके घर में। लेकिन बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहली बार अम्बेडकर नगर आया हूँ, लोहिया का जन्म स्थान है। पहली बार आया क्योंकि अभय भाई ने पहली बार ही बुलाया, और इस बार ही इन्होंने कहा कि खूब पढ़ देना ताकि तुमको और 4-5 साल बाद ना बुलाना पड़े। अरे तो अनिल भैया वाली बात हो गई। लेकिन अरे तो ये गुरुदेव हैं हमारे, ये गुरुदेव हैं हमारे। नहीं, गुरु हैं आप, दादा गुरु हैं आप। हमको आपसे सीखना है।
आप इनकी स्थिति देखो, मुमताज दीदी इस बगल हैं, प्रीति जी इस बगल हैं। एक विशेष बात जो मैं कहना चाहता था, 10-12 साल से अभय भैया को मैं जानता हूं, इससे भी हो सकता है पहले जानता हूं। मैं इनसे एक दिन, हाँ पता नहीं कब से जानता हूं, मैंने एक दिन से पूछा कि भैया हमारा आपका संबंध कितने दिन का हो गया? तो बोले यार समय तो स्वयं नहीं याद है, लेकिन तब बियर 45 रुपए की आती थी। लेकिन जो बात कहना चाहता हूं, वे लखनऊ में रहते हैं, लेकिन मैंने आज तक उनके साथ बहुत सारे प्रोग्राम पढ़े, लेकिन प्रोग्राम के पोस्टर में अभय सिंह निर्भीक वीर रस, उसके नीचे कभी लखनऊ नहीं देखा, हमेशा अंबेडकर नगर का ही नाम। क्या बात है। आप लखनऊ रहो, लंदन रहो, लेकिन अगर आपके बीच का पूर्वांचल, आपके बीच का अंबेडकर नगर आपके हृदय में जिंदा है, तो मैं समझता हूं कि यह आपकी सबसे बड़ी कमाई है। अच्छी बात यह है कि आप जितना अपने शहर को प्यार करते हो, आपका शहर भी आपको उतना ही प्यार करता है। हम लगातार यात्राओं में रहते हैं, यहाँ से लगातार इन तक फोन आते हैं कि अबे भैया ये फलानी जगह ये हो गया, फलानी जगह ये हो गया। ये लखनऊ में रह के भी NRI नहीं हुए, इनके भीतर का अपने शहर का जो प्रेम स्नेह है वो बना है। इनको बहुत प्रेम करते हैं। एक बार मोहब्बत की तालियां इनके नाम पे उठा दीजिए, तब तक ये भैया की बातचीत भी हो जाए, फिर ये हो जाएगी तो मैं शुरू करूँगा। ठीक है, आदमी का सुनने का तरीका होता है, लेकिन तुम उसी दिशा में सुनो, लेकिन बैठ जाओ, है ना। क्या है, डार्विन का सिद्धांत है कि जिस अंग का इस्तेमाल नहीं किया जाए वो धीमे धीमे लुप्त हो जाता है। भगवान ने इतनी बढ़िया जगह दी आपको बैठने के लिए, तो बैठ जाओ, है ना। हाँ बढ़िया। अरे तब तो फिर तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, है ना। नहीं, आदमी का कब समय बदल जाए, मैं यहाँ आ जाऊँ वो वहाँ आ जाए, फिर ये हमको छीले, है ना। हाँ नहीं, कवि देखो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बहुत बड़े बड़े कवि बुलाए हैं, कवि बहुत अच्छा काम है। और कोई तो धंधा भी बता रहा था, हाँ ये धंधा भी बता रहे थे, धर्म और धंधा बता रहे थे। कवि सम्मेलनों में डॉक्टर साहब बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, बस एक ही बुराई है भैया, इसमें प्रमोशन नहीं होता। आप तो भारतीय जनता पार्टी में काम करते हो, आपके यहाँ तो एक साधारण सा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री भी बन सकता है ना। बाकी जगहों ऐसा नहीं होता। नहीं, इतने भावुक नहीं हो, इतना भावुक नहीं हो, इतना भावुक थोड़ी होते हैं। अमित शाह जी का बेटा तो BCCI का चेयरमैन है, ICC का चेयरमैन, इससे मतलब नहीं है। बात जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें प्रमोशन नहीं होता। 18 साल की आयु में अगर 2 लोग एक कवि सम्मेलन शुरू करें और एक चोरी डकैती छिनैती करना शुरू करें, तो उसका प्रमोशन हो जाएगा। वो किसी के चक्कू लगाया, उसने उसकी पर्स छीन ली, किसी के कट्टा लगाया, उसकी चेन खींच ली, 5 साल बाद उसका प्रमोशन हो गया। फोन पे धमकी दे दी तो 5 लाख की फिरौती चल के आ गई। कवि बेचारा खुद जा रहा है माइक पे, शहर शहर, अनिल चौबे जी खुद आ रहे हैं माइक पे, कविता पढ़ रहे हैं, है ना। प्रमोशन नहीं होता। उसका 5 साल बाद और प्रमोशन हो गया, दुबई पहुंच गया, अंडरवर्ल्ड का डॉन हो गया। कभी फिर बेचारा माइक पे आ रहा है ना। बात पकड़ना, 5 साल बाद हो सकता है उसका और प्रमोशन हो जाए, विधानसभा पहुंच जाए, संसद पहुंच जाए। कवियों में ये नहीं होता है ना। कवि में सिर्फ इतना ही अच्छा है कि पैसा अच्छा मिलता है। हाँ, हम मेरे तो गांव वाले नहीं मानते कि इतना पैसा इसको अंटशंट माइक पे बोलने का कौन दे रहा है। उनको लगता है किसी तो गलत धंधे में है ये, कि इसको आज नहीं तो पुलिस आके पकड़ के लेके जाएगी। चलिए मैं शुरू करता हूँ, ये सब चलता ही रहेगा। लेकिन जितने आनंद में आप बैठे हो, जितना सुकून में बैठे हो, और जहां जहां प्रीति जी ने अच्छी अच्छी पंक्तियां पढ़ी, आप सबकी बहुत अच्छी दाद आई। और एक लड़की सकारात्मक कविता अगर पढ़ती है, अच्छी कविता मंच पे पढ़ते और अच्छी कविता सुनी जाती है, तो ये कवि सम्मेलनों के भविष्य के लिए बहुत सुखद संदेश है। एक बार इनके लिए बहुत अच्छी तालियां बजा दीजिए। मैं 4 पंक्तियों में बात शुरू करता हूं, सुनिए। अभी दरोगा भर्ती की बात चल रही थी, आपसे ही बात चल रही थी। कहीं पे लड़के बहुत सारे बैठे हैं, हम सरकारों के पक्ष में हो सकते हैं, विपक्ष में हो सकते हैं, लेकिन कोई सरकार कितनी भी अच्छी हो, अगर छात्र सड़क पे बैठेंगे तो आपका कवि उन्हीं छात्रों के बीच सड़क पे बैठा हुआ मिलेगा। मैं 4 पंक्तियां वहीं से शुरू करना चाहता हूं, सुनिएगा। ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं,
ये लड़के जो 3 साल 4 साल इलाहाबाद दिल्ली में अपने शरीर के लोहे को गला के एक अदद नौकरी इसलिए चाहते हैं ताकि अपने परिवार को थोड़ा सा मजबूती प्रदान कर सकें, और आप बदले में उनकी भर्तियां तक नहीं करा सकते हैं, तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपने हिस्से का हक मांग रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपने हिस्से का हक मांग रहे हैं। सरकार तुम चलाओ हमको नौकरी तो दो, उठाना एक साथ। सरकार तुम चलाओ हमको नौकरी तो दो, सरकार तुम चलाओ हमको नौकरी तो दो। रोटी के लिए थोड़ा नमक मांग रहे हैं। क्या बात है, अच्छी बात है, भाई। रोटी के लिए भैया आप ऐसे हाथ करके बैठे हो तो हमारा कलेजा दुखेगा। रोटी के लिए, और ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे राजनीति से कोई समस्या नहीं है। राजनीति खूब अच्छा करे, सब कुछ करे, है ना। मैंने पहले भी बताया कि 70 साल में क्या हुआ। बात सिर्फ इतनी है, अभी मैंने अखबार में देखा कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा की सरकार ने जनवरी में, और 10 महीने में कुछ भी नहीं हुआ। और फिर खबर पड़ी कि विधायकों ने अपने वेतन भत्तों में 40% की वृद्धि का प्रस्ताव उसी दिन पेश किया, उसी दिन चर्चा कर ली और उसी दिन उसको पास भी कर लिया, है ना। बात सिर्फ इतनी है, मुझे इस बात का जवाब राजनीति से चाहिए कि जिस दौर में अंबानी 250 रुपए में महीने भर वीडियो कॉल फ्री करवा रहे हैं, आपको 25,000 रुपए मोबाइल भत्ते के किस बात के लिए मिलते हैं, मुझे अंबेडकर नगर बताए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिएगा। बातों का दौर है ये, कयासों का दौर है, जिंदों की अर्थियों पे बताशों का दौर है। क्या बात। बातों का दौर है ये, कयासों का दौर है, जिंदों की अर्थियों पे बताशों का दौर है। जो तृप्त उनके पास समंदर रखा मिला, उठाना एक साथ। जो तृप्त उनके पास समंदर रखा मिला, प्यासों के इर्द गिर्द तमाशों का दौर है। गिर्द तमाशों का दौर। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। हम जिंदगी में कोई नया काम मैम शुरू करते हैं, थोड़ी मुश्किलें, थोड़ी परेशानियां आती हैं। मुझसे लोग अब इन दिनों कवि सम्मेलन में कहते हैं कि ये संघर्ष का कवि है, ये ऐसा करके आया। मुझे हंसी आती है। हंसी इस बात पे आती है कि मुझे समय अपना याद आता है 4-5 साल पहले, 10 साल पहले का, कि ईश्वर कितनी जल्दी परिवर्तित कर देता है। हम सोचते हैं हमें दुनिया मोटिवेशन के लिए बुला रही, जबकि मेरे जिंदगी में खुद ही इस बात का था कि आगे क्या किया जाए, है ना, यही रास्ता चला जाए कि कुछ और काम कर लिया जाए। लेकिन सकारात्मकता की 4 पंक्तियां कि उस दौर में मैंने क्या सोचा। हर रात निराश होकर सोया और हर सुबह इस उम्मीद के साथ उठा कि इसी पत्थर को तोड़ेंगे, इसी में से पानी निकालेंगे। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिए। जी भैया। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर हैं छल पड़े, जिस रास्ते पे चल रहे उस पर हैं छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर हैं छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या। अगली पंक्ति पहुंच जाए तो बताना। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या। फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े।
फिर सोचाया, फिर सोचाया। और तालियां थोड़ी सी और बढ़ाना। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक। आती हो तो साथ में गा भी सकते हो। पत्थर की चमक है न चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था। जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। वाह 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 वाह। जो दिख रही है खून पसीने क्या की कहने, चमक वाह। है। जो दिख रही है। अभी आवाज आ नहीं रही है मेरे कान तक आपकी। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है। चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। वाह। पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था। जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे।